तो आज का टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम लोग जिस चीज से डील करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शब्द का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी एरिया को, किसी भी बॉडी के एरिया को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस टोटल एरिया पर कितना इफेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ लिंक होता है, उस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड connected with a area, which area is kept in that electric field। इसको निकालते कैसे? इसको निकालने के लिए आप ये एग्जांपल समझिए। जिस तरह से एक खिड़की में से हवा आ रही है, एयर आ रही है, उस एयर की कितनी क्वांटिटी हमको मिलती है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि उस विंड की वेलोसिटी क्या है, जिसको हम बोलते हैं विंड की इंटेंसिटी क्या है। दूसरा, उसका एरिया कितना बड़ा है। जितना विंडो ओपन करते जाएंगे उसका एरिया बड़ा होता जाएगा। एरिया बड़ा होने से ज्यादा हमको एयर का क्वांटिटी मिलेगा। दिस क्वांटिटी ऑफ एयर इज नोन एज फ्लक्स एंड एरिया दैट इज केप्ट इन द विंडो, दैट इज केप्ट इन द विंड, दैट एरिया, एंड स्पीड ऑफ द विंड इज इंटेंसिटी। तो टोटल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी एंड एरिया। इसी तरह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक एरिया रखा, दिस इज द एरिया एंड दिस हैज एरिया ए। इस तरह से एरिया ए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसा टच होगा। तो हम इसमें टोटल फ्लक्स जो काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए हमने सिंबल बनाया फाई। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, E मल्टीप्लाइड बाय A एरिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके लिए जो वर्ड्स यूज करने हैं वो वर्ड्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया। So electric flux linked, जनरली हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, लिंक विद एरिया। E into A। लेकिन एक चीज हमने देखी, एक एरिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाकर इस एरिया के साथ टच हो रही हैं, लिंक हो रही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 10। वी विल से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक इज 10। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अगर ऐसा घुमाया तो इधर की लाइन ऐसे चली गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसा चला गया और इसके साथ लिंकेज नहीं हुआ। तो लिंकेज होना किस पर डिपेंड करता है? आंसर है इसके एंगल पर भी डिपेंड करता है। यानी ये घूमेगा, कितना रोटेशन है, किस कंडीशन में है, उस पर भी डिपेंड करेगा रोटेशन भी। तो जैसा जैसा इसका एंगल बदलता जाएगा, ये ऐसे टच हो रहा है, अब टच नहीं हो रहा, लिंक होना बंद हो गया। तो हमको इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन करना है ताकि हम उसमें एंगल भी इन्वॉल्व कर सकें। अब एंगल, किस किस चीज का एंगल? दो चीजों को समझिए। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं इस एरो से। तो ये सब एरोस किसकी डायरेक्शन दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस क्वांटिटी की। एरिया की डायरेक्शन किसको बोलते हैं? एरिया की डायरेक्शन किसको बोलते हैं? इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और याद रखिए। ये एक एरिया है, प्लेन। इस प्लेन के ऊपर यहाँ पर नॉर्मल बनाइए।
This normal is supposed to be the direction of this plane area. जैसे हमने हाथ में एक छाता पकड़ा ये, और इसके हैंडल को हम ऐसे ले जाएंगे, उससे डिसाइड होगा कि ये प्लेन किधर घूमता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ये एक्सिस. सो दिस इज नोन टू बी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू इट. इसको आप उस रूल से भी निकाल सकते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ. अगर हम इसको यूनिट वेक्टर में माने i और इसको माने j, आपने स्टडी किया हुआ है i क्रॉस j इज इक्वल टू k. याद आया, i क्रॉस j इज इक्वल टू k. ये i है, ये j है, और ये क्या है, k. तो लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू जो भी आएगा एरिया उसकी डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि i और j की मल्टीप्लिकेशन k. तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा किधर लेनी है, नॉर्मल टू एरिया. ओके, तो ये अगर एक एरिया है तो इसकी डायरेक्शन ये होगा, एंड वी विल कॉल इट एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर ये उसकी डायरेक्शन होती है, नॉर्मल टू एनी एरिया. ओके, अब इसके बाद हम इस पर आते हैं. ये एक सरफेस को हम ऐसा साइड से देख रहे हैं, इस तरह से. ये लाइन हमको दिख रही है और ये एरिया है, ये लाइन हमको विजिबल है, और इस पर ये फ्लक्स आ रहा है. इसका एरिया है A, और ये फ्लक्स इसके साथ टच हो रहा है. अब हमने क्या किया, यहाँ पर कितना फ्लक्स टच हो रहा है उसको कैलकुलेट किया, E इंटू A. अब देखिए, इसको हमने घुमाया और थीटा एंगल से घुमा दिया. ये यहाँ से ऐसे घुमाया थीटा एंगल से. थीटा एंगल से घुमाने से ये यहाँ पर आ गया, और अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्लक्स तो इसको टच होते हैं ये, लेकिन ये वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, ये इससे टच नहीं हुआ, तो फ्लक्स कम हो गया कि ज्यादा हो गया कि बराबर है, कम हो गया. सो द फ्लक्स हैज रिड्यूस्ड. ये फ्लक्स कितना है, तो हमारा आंसर है कि ये फ्लक्स इतना है, ये ठीक, ये इससे टच हो रहा है जाके, ऊपर वाला टच नहीं हो रहा. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. मान लीजिए यहां से यहां तक का एरिया, ये वाला एरिया y है. ये एंगल, कौन सा एंगल, एक थीटा एंगल हमको चाहिए. थीटा एंगल किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है एंगल थीटा. क्यों, ये एरिया है, और एरिया के नॉर्मल क्या होता है, एरिया वेक्टर. ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये E की डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है. अब देखिए, इस पर ये नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा है. आप मुझे बता सकते हैं कि ये नीचे वाला एंगल थीटा है कि ऊपर वाला एंगल थीटा है. नीचे वाला एंगल थीटा है. ओके, ये एंगल थीटा हो गया. सिमिलर एंगल से आप इसको बना सकते हैं, दिस इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल, ये साइड है y, ये साइड है a, और ये है थीटा. तो अब बताइए y और a का आपस में क्या रिलेशन हुआ. सो y इज इक्वल टू a cos थीटा. जो फ्लक्स इसके साथ अटैच हो रहा है वो अब फ्लक्स किसके बराबर, किस एरिया में टच हो रहा था, y, ऊपर का तो निकल गया. तो ये फ्लक्स अब कितना, एरिया कितना बचा, इफेक्टिव एरिया a cos थीटा. तो अब फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, नॉट द टोटल एरिया, क्योंकि यहां से यहां तक a था, उसमें से ये निकल गया. अब सिर्फ इतना टच हो रहा है, और ये जितना टच हो रहा है ये कितना है, y, और ये y किसके बराबर है, a cos थीटा. तो phi इज इक्वल टू E इंटू a इंटू cos. ये हमारा फॉर्मूला बना.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E into A into cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह से इस कमरे में हवा भर गई, भरी हुई हवा की डायरेक्शन नहीं होती, बहती हुई हवा की होती है। उस खिड़की से एयर ऐसे अंदर आई, उसके पास डायरेक्शन है, आकर इस कमरे में भर गई, अब उसके पास डायरेक्शन नहीं। फिर से सुनिए, पानी इधर से एक होस पाइप लगाया, उसमें से तेजी से पानी आया, तो उसके पास डायरेक्शन है। लेकिन जब वो पानी यहाँ भर गया, उसकी क्वांटिटी बन गई, तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भरा हुआ एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे आता है एक डायरेक्शन लेके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अंदर आके जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अंदर आके जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है, रुक जाता है, भर जाता है, कुछ भी मानिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, ये क्या होती है? एक स्केलर फोर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और एरिया भी क्या होता है? वेक्टर। दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकला? स्केलर की वेक्टर। स्केलर, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट बताइए, A डॉट B, उसका रिजल्ट क्या होता है? AB cos थीटा, ठीक है। E वेक्टर E डॉट वेक्टर A, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? EA cos थीटा। ये रहा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E डॉट वेक्टर A, दिस इज इक्वल टू 1। ये इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका है फ्लक्स को, और ये उस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होइए कि फ्लक्स E into A होता है या EA cos थीटा होता है, दोनों ही तो ठीक है। जब हम E into A कहते हैं तो ये दोनों वेक्टर हैं, और जब EA cos थीटा कहेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए, एंड नाउ यू नो मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेक्टर फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एरिया। टोटल इफेक्ट को हम ये भी कह सकते हैं, कई राइटर्स ऐसे भी यूज करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना। ये E पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों चीजों। एक छोटी सी चीज और देखिए, एक एरिया हमने यहाँ पे रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज B1। यही एरिया को हमने यहाँ रखा और ये एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज B2। किसमें फ्लक्स का लिंकेज ज्यादा है? फर्स्ट केस में कि सेकंड में? सेकंड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसमें ज्यादा है? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में। कैसे पता लगाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है? जितनी लाइंस नजदीक होती हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो हियर इंटेंसिटी हैज इंक्रीज। इस तरह से अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ अगर हम इस एरिया को ऐसा बढ़ा दें ऊपर और नीचे, ये तो फ्लक्स बढ़ गया। तो फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एरिया एंड डायरेक्शन। ऐसे डायरेक्शन सामने मिलेगी, इसका एरिया वेक्टर किधर है? ऐसा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों ऐसे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0। If this angle is 0, what is cos 0? Cos 0 is equal to 1. That is maximum value of cos.
तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो फ्लक्स भी कैसा हो गया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्लक्स किसी सरफेस पर कब होता है, मैक्सिमम फ्लक्स किसी सरफेस पर कब होता है? आंसर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर। क्यों? उस समय एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल कितनी बनती है, जीरो। जीरो। थोड़ा सा फिर से देखिए, यही चीज कंफ्यूज करती है, इसको क्लियर रहिए। ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर। अब यहां पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजों के बारे में मैं पूछूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, जीरो। तो आप ये शब्द याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल किसके साथ बताया जाता है। ओके, फिर से, when the electric flux is maximum, answer when electric field is normal to the plane, right? When electric flux is maximum, electric flux is maximum when direction of E makes an angle of 0 degree with area vector. दोनों का मतलब एक ही, बात समझ में आई? तो कभी हम इसको यूज करते हैं, कभी उस वाले शब्द को यूज करते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 90 डिग्री में फ्लक्स मैक्सिमम होता है कि जीरो में मैक्सिमम होता है। अब आपको समझ में आ गया। और इसको इसी तरह से मानिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एरोज जा रहे हैं, तीर जा रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो तीर इसको लगेंगे, और अगर ऐसा होगा तो निकल जाएंगे, तो फ्लक्स लिंक नहीं हुआ। ठीक है? तो ये अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में समझ गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसमें आप लोगों में से कोई एनसीईआरटी बुक लाया? नो प्रॉब्लम। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस हमको मिलेंगी। फिलहाल हम लोग स्टडी करते हैं गॉस थ्योरम, जिसके लिए हमको इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत है। ओके, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, इसमें एक चीज हमने देखी कि एरिया प्लेन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा एंगल बनाता है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे देखिए। एक हमारे पास सरफेस है जो कि अनइवन सरफेस है। जैसे हमने एक अमरूद लिया, अमरूद की सरफेस देखिए, वो टोटली स्फेरिकल भी नहीं होती है, प्लेन तो होती ही नहीं। ओके, इस तरह की कोई सरफेस है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने इस तरह की सरफेस को रखा। अब इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ हमको निकालना है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E A cos थीटा। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल ये बना, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज E एंड दिस इज एंगल बिटवीन द टू। इस एंगल को कहाँ यूज करेंगे, E A cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि ये सरफेस है, ये सरफेस एरिया वेक्टर, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा एंगल बना। यहां पर हमने देखा ये एंगल क्या है, जीरो। यहां देखते हैं एंगल माइनस में आ गया। तो हर जगह पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अलग अलग है। अगर ऐसा है तो हम टोटल एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर cos थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा वो फॉर्मूला इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने में फेल हो जाता है।
इस तरह के जब केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा तरीका है कैलकुलस का। कैलकुलस का मेथड कैसे, ये हमने छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया को मेजर किया और इसको हमने मान लिया ये एरिया कितना है, ds, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स d फाई किसके बराबर हुआ, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया ये थीटा बदल गया, ये छोटा सा ds यहाँ लिया, तो यहाँ पर d फाई कितना निकला, अगेन E ds cos थीटा, ये वाला थीटा है। फिर हमने यहाँ लिया E ds cos थीटा, यहाँ पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, E ds cos थीटा सब जगह, और जितने d फाई हमने निकाले सबको आपस में ऐड कर दिया। अगर उन सबको हमने आपस में ऐड किया तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो आंसर है दिस टोटल फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन किसका, E ds cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमने बनाया फ्लक्स लिंक्ड विद एनी एरिया। अब अगर ये ऐसा एरिया है और हमने इसको ऐसे टच किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया, एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल बना, 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारा फॉर्मूला छोटा हो गया, E इंटू इंटीग्रल ds इंटू 1, तो E ds हो गया। इंटीग्रल ds सब को जोड़ दिया, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो ये क्या बन गया, एरिया। सो दैट विल बी E इंटू a, ये हमारा फॉर्मूला। तो कैलकुलस में ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, E ds cos थीटा। E ds cos थीटा को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं E डॉट ds, E डॉट ds, दिस इज फाई, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अदरवाइज E ds इज इक्वल टू d फाई, उसको फाई टोटल फ्लक्स लिया तो इंटीग्रेट कर दिया, तो हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये हर एक में लगेगा, एंगल कोई भी हो, एंगल की वैल्यू रखिए, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनाया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E ds, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग E ds कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, क्लोज्ड सरफेस, ये हमने एक बॉक्स लिया, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, सब तरफ से बंद है, यहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी घूम कर आएंगे, वी विल कम बैक हियर, यहां से स्टार्ट किया, वी कम बैक हियर विदाउट एनी ओपनिंग, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के और एग्जांपल आपके पास क्या है, ए स्फेरिकल शेल, फुटबॉल, दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस, ए सिलेंडर व्हिच इज क्लोज्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इज ए क्लोज्ड सरफेस। ऐसी सरफेस के साथ अगर फ्लक्स लिंक होता है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज देखिए, ये एक क्लोज सरफेस, मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। इस क्यूबॉइड को हमने रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमसे कहा गया हाउ मच इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूबॉइड, द वन साइड ऑफ क्यूबॉइड इज A, साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज A, तो ये क्यूब है, सो क्यूब की सभी साइड्स A होंगी, दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो, तो हर एक का एरिया कितना होगा, A स्क्वायर, ठीक है। अब
यहां से जो फ्लक्स जा रहा है उसको ये वाली सरफेस पहले मिलेगी। इधर से फ्लक्स आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये सरफेस उसको पहले मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E, इसका एरिया कितना है a स्क्वायर, देन हाउ मच इज फ्लक्स लिंक E इंटू a स्क्वायर। ओके, ऐसा करते हैं, एरिया जो a स्क्वायर है उसको हम लिख लेते हैं एरिया कैपिटल A। ओके, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स हुआ E इंटू a। अब यहाँ पर इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ा, इससे टकराया, तो फ्लक्स लिंक कितना हुआ E इंटू a। दोनों में अंतर, किस तरह से अंतर है इसको थोड़ा सा समझिए और ये आपको बहुत काम में आएगा। ये एक क्लोज सरफेस है, इस सरफेस का एरिया तो हमको समझ में आया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? इसका एरिया वेक्टर, ये इस पर नॉर्मल है तो ये भी इस पर नॉर्मल है, इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे कि इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर E ऐसे आ रहा है तो ये वाला एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 0, और ये एरिया वेक्टर 180, दोनों में रिजल्ट बदल जाएगा। तो हमको डिसाइड करना है कि हम इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, और इसके केस में इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे, इसका इधर या इधर। तो सब हम लोगों ने इसका डिसाइड किया, रूल बनाया। रूल ये है दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर इज नॉर्मल विच इज प्रोपिगेटिंग आउटसाइड, विच इज गोइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो इस सरफेस में ये बाहर जाता है और ये वाला अंदर आता है, तो किसको लेना है हमने? एरिया वेक्टर बाहर जाना है, इधर। लेकिन इस सरफेस के केस में क्या होगा? ये बाहर जाता है तो एरिया वेक्टर इसको लेना, यहां पर इसको लेना और यहां पर इसको लेना। और ये लॉजिकल है, ऐसे ही सोच लिया। किस तरह से लॉजिकल है? ये एक सरफेस है, मान लीजिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है। अब मुझे ये सरफेस का एरिया वेक्टर पता करना है। ये एरिया वेक्टर था, इस सरफेस को मैंने ऐसा घुमाया और उसके बाद ऐसा घुमाया, इधर आ गई, देखो एरिया वेक्टर किधर चला गया, इस तरह। तो एरिया वेक्टर अगर हमने आउटसाइड माना तो सरफेस ऐसे घूम रही है, आउटसाइड ही रहेगी। तो अब ये सरफेस ऐसी है, ऐसे घूम रही, तो हमको ऐसा देखने में और ऐसा देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है क्या? इसका एरिया कितना घूम चुका है? 180 डिग्री। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, राइट, cos 180 कितना होता है? -1। तो अगर इसके साथ फ्लक्स लिंक है, ये इसका एरिया वेक्टर और इधर फ्लक्स, दोनों के बीच कितना एंगल है? 180। अगर 180 एंगल है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन कितनी हुई? E इंटू a इंटू -1, दैट इज -EA। इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ? -EA। यहाँ पर ये जो सरफेस बनी इसके साथ -E इंटू a। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा था, तो एंगल कितना था? 180। E और एरिया वेक्टर के बीच, यहाँ पर E और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 0। तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा? E इंटू a इंटू cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हो गया? +EA। अब आगे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। इसका एरिया वेक्टर किधर है? नॉर्मल टू द सरफेस, ऊपर। कितना एंगल बना E के साथ? 90 and cos 90 is 0. So how much is the flux linked with this plane? 0। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि इसको पंक्चर नहीं कर पा रहा है, ये ऐसा ऊपर से निकल गया, नीचे वाला नीचे से निकल गया, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ? 0, थीटा के नियम से। इसके साथ कितना हुआ? 90 डिग्री और फ्लक्स लिंक 0। इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ
माइनस सी ए, इसके साथ 6 की 6 सरफेस के साथ आपने फ्लक्स लिंक निकाला, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज्ड सरफेस? हाउ मच इट इज? 0। समझ आया? इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अगर क्लोज्ड सरफेस हमारे पास है तो क्लोज्ड सरफेस में हमको क्या करना होता है? हर एक सरफेस जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग। इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझिए। इसके साथ यहाँ कितना एंगल बनता है? 180। यहाँ कितना बनता है? 180, 180, 180, 180, 180। यहाँ कितना बनता है? 90। तो इसको ये इसके ग्रुप में हम लेंगे। इस पूरी सरफेस को क्या मान लेते हैं? एक सरफेस, और इसमें हम E into A कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये पूरी सरफेस के हर पॉइंट में कितना बनता है? 90। तो इस सरफेस को अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से, इसको अलग से, हर एक का क्या अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे? फ्लक्स। और सब फ्लक्स को आपस में ऐड कर देंगे। स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस जैसा आएगा उसको लेके हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से टोटल फ्लक्स को ऐड कर लेंगे, दैट विल गिव द टोटल फ्लक्स। अब आपने देखा टोटल फ्लक्स इस केस में 0 आया। इस टोटल फ्लक्स के लिए हम मैथमेटिकल नोटेशन क्या लिख सकते हैं? तो टोटल फ्लक्स के लिए जब हम क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स लिखते हैं तो हमारा मैथमेटिकल नोटेशन थोड़ा सा इसमें बदल जाता है, जो हमको ये इंडिकेशन देगा कि हमने जो फ्लक्स निकाला है दैट फ्लक्स इज फॉर द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds ये हमने बनाया। EDS किसके लिए था? d फाइव। तो फाइव के लिए इसको क्या करना? इंटीग्रेट। लेकिन कैसा इंटीग्रेट? जहां से शुरू किया वहां से सब तरफ से घुमा के यहां तक ला, यानी हर एक सरफेस का इंटीग्रेशन करना। ये जो इंटीग्रेशन है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। जो भी आप इसका नाम देते हो, ओके, तो अभी पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12 में इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को जोड़ना शुरू किया, ऐड करना। जहां से शुरू किया वहीं तक हमको टोटल ऐड करना। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि इस कमरे का टोटल एरिया मुझे चाहिए, अगर टोटल एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। इस वॉल का एरिया, उसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, और ऐसा गिनते गिनते फिर यही वापस आ जाएंगे। ये क्या निकाला हमने? टोटल सरफेस का एरिया। ये वाला जो एडिशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, और ये लगा दिया, इसका मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब जहां से शुरू किया वहीं तक खत्म। दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो फॉर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला ये बना, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। और क्लोज्ड इंटीग्रल EDS में क्या चीज इंक्लूड है? सभी सरफेसेस का EDS, इसका, उसका, 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 सभी का EDS। सर जीरो नहीं होगा फ्लक्स है? फ्लक्स जीरो नहीं होगा? फ्लक्स हमेशा जीरो नहीं होगा। मैं आपको अभी दूसरा एग्जांपल बताता हूं। For closed surface, how do we write it? We write it flux electrical is equal to closed integral of EDS. This. अब ये जो क्लोज इंटीग्रल सरफेस का करना है, ये बहुत सारी सरफेसेस हो सकती हैं। मान लो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में एक प्लेन सरफेस ऊपर, एक प्लेन सरफेस नीचे, और एक प्लेन सरफेस, एक सरफेस को राउंड कर दिया गया। 3 तरह की सरफेस हो गई, एक कर्व और 2 प्लेन। तो जब हम इसका क्लोज ये निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। दिस
कर्व सरफेस EDS प्लस EDS फॉर प्लेन। कौन सा प्लेन? बॉटम प्लेन। फिर टॉप प्लेन, दिस इज EDS। अब आप ये देखिए, इसमें जो क्लोज का निशान था वो मैंने इसमें नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी सरफेसेस अलग अलग हो गई और इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या हो जाती है टोटल। तो ये हमको तोड़ना आना चाहिए। फिर से अगर हमने एक क्यूबॉइड में करना है तो क्यूबॉइड में कैसा करेंगे? दो सरफेस या एक सरफेस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी। तो उसमें कितने इंटीग्रेशन हम करेंगे? 6। और सभी में क्या रहेगा? EDS, 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 EDS and all this will be plus और this will be close। तो ये तरीका याद रखिए, क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग एक स्टेप में नहीं कर सकते। हो सकता है एक आध केस में कर सकते हैं, जैसे स्फीयर। अगर स्फीयर है तो उसकी सरफेस कितनी होती है? 4πr², एक ही स्टेप में हो जाता है। लेकिन अगर ये क्यूबॉइड है, लेंथ अलग है और विड्थ अलग है, तो उनको अलग अलग गिनना पड़ेगा, एरिया फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर एक सिलेंडर है तो अलग अलग एरिया गिन के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमको जितने एरियाज अलग अलग लेने हैं उतनी बार हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, अभी प्रैक्टिकली हम इसको करके देखेंगे, उसमें आएगा ये। अच्छा, अब ये एक तरीका हमको समझ में आया। अब इसके बाद हम लेते हैं गॉस थ्योरम। Gauss theorem says that if there is a closed surface which is linked with an electric field, closed surface linked with an electric field, then some flux is linked to it. The flux linked to a closed surface is equal to a quantity. How much is that quantity? 1 upon epsilon naught times into Q, where Q is the charge kept inside the surface. Q is the charge kept inside the surface. तो अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था, ये एग्जाम्पल अभी हमने किया था, इस एग्जाम्पल में बताइए अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ था? इनसाइड 0। तो आंसर है अंदर में चार्ज क्या था? 0। अगर हम यहाँ 0 रखें तो फ्लक्स लिंक कितना होगा? 0। इसलिए हमारा आंसर क्या आया? 0। अब आप ये सोचेंगे कि अगर अंदर में चार्ज होता तो क्या आंसर नॉन जीरो आता? आंसर इज यस, आता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम क्यू रखते हैं चार्ज को, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? डायरेक्शन गोइंग आउट, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे बाहर निकलेंगी, इस तरफ ऐसे बाहर निकलेंगी, इधर ऐसे बाहर निकलेंगी, इधर ऐसे बाहर निकलेंगी, और ऐसा सभी डायरेक्शन। अब देखिए इस वाले सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर बाहर निकलती हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? नो नो नो, दिस इज एरिया वेक्टर एंड अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकल रहा है, तो क्या एंगल हो गया दोनों का? 0। तो cos थीटा कितना हुआ? 1। तो फ्लक्स कितना हुआ? E इंटू A। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया, एरिया वेक्टर भी बाहर, क्या एंगल हुआ? 0। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर कितना हो गया? फ्लक्स E इंटू A। इसको देखिए, अंदर चार्ज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेगा, एरिया वेक्टर भी इधर है, फिर से 0, cos 0 is equal to 1 and flux is equal to EA, ऊपर भी EA, नीचे भी EA, इधर भी EA। टोटल कितना हुआ? 6 into EA, क्योंकि सब के सब प्लस है। अब देखिए कितना आ गया? 6 EA, दिस इज फ्लक्स। 0 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज है।
इसके अंदर चार्ज है। तो जब किसी बॉक्स पे किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है तो उससे फ्लक्स निकलने वाला जीरो नहीं होता, उसका फ्लक्स इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से चार्ज आता है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एंटर करने वाला चार्ज निकलने वाले एंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने वाले फ्लक्स के बराबर हो गया तो टोटल जीरो हो जाएगा, समझ आ रहा है। और अगर चार्ज अंदर है तो इधर से भी फ्लक्स निकलेगा, इधर से भी फ्लक्स निकलेगा, तो सारा ही फ्लक्स निकलने वाला पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, तो जीरो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग हो सकता है, इट इज नॉट ऑलवेज जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? तो गॉस का ये कहना है कि अगर आपने इसके अंदर Q चार्ज को रखा है तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है। इसके बेसिस पर हमने एक चीज बनाई कि एक कूलम चार्ज से, एक यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है। तो Q की क्या वैल्यू रखेंगे? 1, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मालूम है। तो कितना फ्लक्स निकलेगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर। अब इसको ऊपर कर दीजिए 10 टू द पावर प्लस 12। इसमें से एक 10 इसके साथ कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 11 अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना फ्लक्स किसके साथ लिंक होता है? एक कूलम चार्ज के साथ। यानी एक कूलम चार्ज इतना फ्लक्स निकालता है जो कि एक बंद डब्बे में चारों तरफ जाके अटैच हो जाए। समझ आया? इस तरह से छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो ये है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times of the charge inside the closed surface. So अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे flux linked with a closed surface This is गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म ये हमने ऊपर लिखा, लेकिन थोड़ा सा इसमें और एक्सटेंशन। ये जो फाई इलेक्ट्रिकल है इसको कैलकुलेशन करने का हमने अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है। फाई विद द क्लोज सरफेस कितना होता है? क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। ये किसकी वैल्यू हो गई? इस फाई। सो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये वो फॉर्मेट बन गया जिसको हम बहुत यूज करेंगे बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गॉस थ्योरम का ये वाला फॉर्मेट हमने यूज कर लिया। क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। There is a electric charge, positive electric charge, and its quantity is Q. इस Q चार्ज के चारों तरफ हमने क्लोज सरफेस बनाई सिमेट्री के लिए। That closed surface we have kept as a spherical shell, at whose center this Q is placed. तो Q सेंटर में है और इसके चारों तरफ एक प्रॉपर डिस्टेंस लेके हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाई। yes. हर तरफ इसका डिस्टेंस कितना है? R. ओके, सो Q चार्ज is placed at
center of a shell of radius r. Then electric field at a point P on the surface कितना होगा? Electric field at a point P on surface E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. ये फॉर्मूला सबको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. तो ये E की वैल्यू आ गई 1 upon 4 pi naught Q upon R square. ओके, then flux linked with small area. यहां पर हमने एक छोटे से एरिया के बारे में सोचा. इस एरिया का एरिया कितना लिया हमने? ds, स्मॉल एरिया ds. What will be the direction of ds vector? Answer, normal to the surface. तो normal to the surface क्या आएगा? ये भी normal to the surface है. So this is area vector. अच्छा, we know that from a point the direction of electric field is radially outward. So this is direction of electric field also. So this is direction of electric field as well. This electric field. So electric field and area vector are in the same direction. So what is the angle between them? Theta is equal to 0. So flux linked to the small area, that flux we take as d phi. D phi is equal to E into ds into cos 0. ये अभी हमने लिखा यहाँ पे 0. So this is equal to EDS d phi. Then we have got d phi here. अब we have taken d phi at this place, d phi at this place, d phi at this place, d phi at every place and added all. Added all के लिए हम इसको क्या कर देंगे? दोनों तरफ क्लोज इंटीग्रल. तो क्लोज इंटीग्रल d phi हमको क्या देता है? phi. टोटल फ्लक्स linked with the total spherical shell, phi electrical. ये कितना होगा? तो इसका आंसर है क्लोज्ड इंटीग्रल EDS. उसमें यहाँ पर E की जो वैल्यू है और यहाँ पर जो E की वैल्यू है और यहाँ पर जो E की वैल्यू है, सब वैल्यूज का मैग्नीट्यूड बराबर है. क्यों बराबर है? बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम. इफ R is same, Q is same, then E should also be same. Now here E, everywhere it is same, so we can take E is a constant. और जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, उसको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं. दिस कम्स आउट. तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? ds. छोटा छोटा जो एरिया है ds, सब एरियाज को आपस में जोड़ दें. अब पूरे स्फेरिकल शेल के लिए अगर आप एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा? 4 pi r square. So how much we can write this? E into 4 pi r square. This is electrical flux. This. Okay. अब E into 4 pi r square. This is total flux. And what is the value of electric field here? This is E and value of E is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, ये multiplied by 4 pi R square. Do the cancellations. 4 pi R square R square.
So what do we get? Q upon epsilon. What is this? Flux linked with total surface. So flux linked with total surface is equal to Q upon epsilon naught. ये हमने किससे निकाला? कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उससे निकाला. So this is the proof of Gauss's theorem. तो Gauss's theorem ऐसे ही सोचा हुआ हवा से बनाया हुआ theorem नहीं है. It has logic behind it. और this calculation was done. Gauss's theorem is there. So phi is Q upon epsilon naught. और phi की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? Closed integral EdS. ये हमने इसमें प्रूव किया. अब इस गॉस थ्योरम को हम लोग अलग अलग जगह यूज करेंगे और यूज करके उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, ये जो अभी हमने बनाया इसको कहाँ यूज करना है? तो गॉस थ्योरम को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रहते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर, उसको हम लोग गॉस थ्योरम से निकालते हैं और बहुत कन्वीनियंटली निकालते हैं. तो इसको हम जब शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोगों को एक डेफिनेशन समझनी है. हम लोग इसमें बार बार यूज करेंगे एक चीज, दैट इज गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस. हम एक सरफेस इमेजिन करते हैं. वो सरफेस इस तरह की इमेजिन करते हैं कि उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में सिमेट्री होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में सिमेट्री होती है. फिर अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं. वो जिस सरफेस को हम इमेजिन करते हैं दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस. इट इज अराउंड द चार्ज. गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते समय, उसको कंस्ट्रक्ट करते समय हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं. नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट पर या उसके एक बड़े से टुकड़े पर एक समान एंगल बनाना चाहिए. ये उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. दूसरा, हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पर से जानी चाहिए ताकि हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस. और निकलेगा क्या उससे? हमने वो पॉइंट ही कहाँ लिया है? गॉसियन सरफेस पे. तो इससे निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट. जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. यहाँ से हमने गॉसियन सरफेस ऐसे बना दी और बोला इस पूरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 यूनिट. तो इस पॉइंट पे भी कितना हो? 5 यूनिट. क्योंकि हम इस पॉइंट पे नहीं निकालते, हम किस पर निकालते हैं? सरफेस. लेकिन जब सरफेस बनाई थी उस समय हमने क्या ध्यान रखा? इस पॉइंट को उस सरफेस में ही इंक्लूड कर. तरीका समझ आया? तो गॉसियन सरफेस जब भी कंसीडर करेंगे उसमें एक पॉइंट क्या रहेगा? इट शुड बी सिमेट्रिकल. जहां चार्ज है यहाँ पर अगर मैंने चार्ज रखा और मुझे इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस सोचनी है तो सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस सोचूंगा एक स्फेरिकल शेल और ये उसका सेंटर. इधर जितना आर, इधर इतना आर, इधर इतना आर, इधर इतना. सब तरफ डिस्टेंस कैसा हो गया? सिमेट्रिकल. तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? सेम. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एंगल बनाएगा. ये सिमेट्री. सो गॉसियन सरफेस की मेन स्पेशलिटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सिमेट्री. तो एक चार्ज के चारों तरफ हम गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो और उससे अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे. व्हाट वी विल कैलकुलेट? वी विल कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल EdS. दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. इससे हम E को आइसोलेट कर लेंगे और बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसफर करके E का फॉर्मूला निकालेंगे. ये हमारा तरीका होता है. और एक दो छोटे से एग्जांपल देखिए, अभी आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे इसको बनाना है. तो गॉसियन सरफेस
का एप्लीकेशन। पहली एक्सरसाइज हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। This is a point charge Q, and we want to find out electric field at a point P, which is at a distance R. ठीक है? So we have to calculate E at P, which is at distance R. ये हमने अपना टारगेट बनाया। अब इसको कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो इसमें हम सबसे पहले 4 स्टेप में हम इसमें काम करते हैं। वो चारों स्टेप में आपको बताता हूँ, वही स्टेप आप हर कैलकुलेशन में लगाते चले जाएं। तो उस स्टेप को आप अलग से नोट कर सकते हैं। पहला स्टेप, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। इसी का इसके 2 पार्ट। दूसरा, स्पेसिफाई E at different points। गॉसियन सरफेस बनाइए और उसके अलग अलग पॉइंट पर E की डायरेक्शन को दिखाइए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट E डॉट ds, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल। ये हमको कैलकुलेट करना है इन सेकेंड पार्ट। इन थर्ड पार्ट, कैलकुलेट चार्ज Q inside the surface। फोर्थ पार्ट, write Gauss theorem, put values, calculate E। ये 4 स्टेप हम लगाएंगे हर एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट के लिए जहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, एक गॉसियन सरफेस बनाना। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। तो हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल बनाया जिसका रेडियस कितना है R, और जिसका सेंटर कहाँ है, जहां चार्ज रखा है। तो जब हम अपनी प्रोसेस लिखने जाएंगे तो प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस which in this case is a spherical shell। such that Q is at the center and P is on the surface। Q is at the center and P is on the surface। ये मैंने आपको पहले बताया था, गॉसियन सरफेस हम ऐसे ही बनाए कि जिसमें वो पॉइंट सरफेस पर आ जाए और सिमेट्री रहे। अब दूसरा हम इसमें ये पार्ट लिखेंगे, स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये R डिस्टेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
ऐसा हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो। हर में Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। हर जगह पर ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है? 0। यहां भी कितना बनाता है? 0। यहां भी 0, क्योंकि ये है नॉर्मल एरिया वेक्टर, ये है नॉर्मल एरिया वेक्टर। हर जगह एंगल कितना है? 0। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है, एंगल भी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल। हमने बनाई है ऐसे। ओके, ये हो गया। तो वी विल स्पेसिफाई दिस हियर। E is radially outward, radially outward, making 0 degree with area vector। ये ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन का हो गया। कौन सी सरफेस की शेप बनाई वो बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेट EDS। ये देखिए, स्टेप नंबर 2 हमने बनाया क्या? क्लोज इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू, ये आपने पहले किया हुआ है, E is, we will write it, E ds cos theta, again we will write it, E बाहर आ जाएगा, closed integral ds cos 0 degree, cos 0 degree is equal to 1, so this is closed integral ds, and closed integral ds for spherical shell is 4 pi r square। ये क्लोज इंटीग्रल ds की वैल्यू क्या होती है? 4 pi r square, and E भी राइट है। So this is equal to E into 4 pi r square। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। क्लोज इंटीग्रल EDS को हमने सॉल्व किया। वो जो चीज आप पूछ रहे थे, क्लोज इंटीग्रल EDS को क्या करना है, तो जैसी हमको शेप हमने सोची, उस शेप में क्लोज ds की क्या वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम ज्योमेट्री से निकाल के यहाँ राइट कर देंगे। तो हमने स्फेरिकल शेल लिया, स्फेरिकल शेल की टोटल सरफेस कितनी होती है? 4 pi r square, तो 4 pi r square लिख दिया और इंटीग्रेशन को हटा दिया। अब ये क्या बन गया? E into 4 pi r square। ये सेकंड स्टेप खत्म, इसको यहीं छोड़ दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इनसाइड द सरफेस चार्ज हमको दिख रहा है, कितना है? Q। ओके, सो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू Q। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में गॉस थ्योरम को राइट करना है, तो we write the Gauss theorem as closed integral EDS is equal to closed integral EDS is equal to Q upon epsilon naught। Then we write, putting the values, क्लोज इंटीग्रल EDS की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रखी हुई है, E into 4 pi r square। So E into 4 pi r square, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गया। चार्ज कितना था? चार्ज था Q, तो इसलिए Q को हमने Q लिखा और अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें हमको E की वैल्यू चाहिए, तो E को यहाँ रखिए, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। व्हाट डू वी गेट? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ये हमने E की वैल्यू निकाली और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं ये वैल्यू करेक्ट है, 1 upon 4 pi epsilon naught E upon R square। और ये हमने किसको यूज करके बनाया? गॉस थ्योरम को यूज करके बनाया। ठीक है, तो ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर एक इन्फिनिट लाइन पर चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक प्लेन सरफेस है जैसे ये वॉल, इस वॉल में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे r डिस्टेंस पर इसमें पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज है तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इधर वाले चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इधर वाले चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इधर वाले इधर बनाएंगे, सबका r भी अलग अलग है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन आप देखिएगा कि गॉस थ्योरम से कितनी आसानी से बनता है। ओके, तो ये कुछ डेरिवेशंस हैं। एक स्फीयर के कारण कैसा होगा, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, उसके अंदर कितना होगा, ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग सिर्फ गॉस थ्योरम के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक सैंपल बताया है, दिस इज वेरी प्रिलिमिनरी और ये एग्जाम में नहीं आता। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि ये 4 स्टेप जो है ये हमने यहाँ पर कैसे यूज किए। यही 4 स्टेप हम आगे आने वाली 6 कैलकुलेशंस में यूज करेंगे और हर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाएंगे और अब आप देखेंगे आप काफी फास्ट उसको निकालेंगे। ठीक है, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।